Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, good morning and welcome to online classes by Salim Habib School. It's our chemistry class and today we are going to continue chapter number 2 from page number 30. Please open your books in front of you. Today we will study discovery of neutron from page number 30. Okay, let's start. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम लोग आप लोग स्कूल में थे तो हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था 1879 में सर विलियम क्रूक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की थी, उसका प्रेशर लो रखा था और हाई वोल्टेज अप्लाई किया था। तो उसने देखा कि कैथोड से कुछ रेडिएशन एमिट हो रही हैं जो कि एनोड की तरफ जा रही हैं। उन्होंने उन रेस को क्या नेम दिया था, कैथोड रेस। 1879 में सर विलियम क्रूक ने कैथोड रेस डिस्कवर की थी। ओके, नेक्स्ट है 1886 में गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था। अगेन उसने डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की थी, हाई वोल्टेज अप्लाई किया था, प्रेशर लो रखा था। लेकिन डिफरेंस क्या था सर विलियम क्रूक में और गोल्डस्टीन में? जस्ट डिफरेंस था कैथोड का। कैथोड सर विलियम ने यूज़ किया था जस्ट कैथोड की रॉड, जो गोल्डस्टीन ने यूज़ की थी उसने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया था जिसमें छोटे छोटे होल्स थे। हमने ऐसे बोला था जिसमें छोटे छोटे होल्स थे। उन्होंने देखा कि कुछ रेस इन होल से पास होके ऑपोजिट साइड पे ग्लास वॉल से हिट कर रही है। ये रेस उन्होंने रेस को नेम दिया था प्रोटॉन का। एक्चुअली ये पॉजिटिवली चार्ज थी लेकिन ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। ये किससे प्रोड्यूस हो रही थी? जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर थी, जो सपोज गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर थी, जब इनके साथ कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन्स हिट करते थे तो इनकी क्या हो जाती थी? आयोनाइजेशन। These are actually proton. Understand? ये बेसिकली एनोड से रिजिनेट नहीं हुए थे। ये किससे रिजिनेट होते हैं? ये जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन से बनते हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर होती हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है 1897 में जो कैथोड रेस 1879 में सर विलियम क्रूक ने डिस्कवर की थी, उन्हीं पे एक्सपेरिमेंट करके जे थॉमसन ने 1897 में ये प्रूव कर दी कि ये जो कैथोड रेज जो विलियम क्रूक ने डिस्कवर किए एक्चुअली दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्चुअली। इनकी ई और एम वैल्यू फाइंड की थी उसने। उन्होंने देखा कि उनका मैस चार्ज एग्जैक्टली किसके इक्वल आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के। इसलिए उन्होंने किसका नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया उन्हें। ओके, नेक्स्ट अप टू 1920 इनके दरमियान ऑलमोस्ट 23 ईयर्स का या 20 ईयर्स का गैप, 20 to 23 ईयर्स का गैप आ जाते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट ने फर्दर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। उन्हें इस टाइम तक लगता था जस्ट कि एटम के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अंडरस्टैंड? उन्होंने कहा कि फर्दर कोई फंडामेंटल पार्टिकल एटम के अंदर प्रेजेंट नहीं है। फिर 1920 में रदरफोर्ड को एक्सपेरिमेंट्स करते हुए कुछ डिफ़िकल्टीज आई। उसने कहा नहीं, एटम के अंदर और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर चार्ज तो कोई नहीं है, चार्जलेस है, न्यूट्रल है, लेकिन के ऊपर कोई ना कोई मैस है। उस वक्त जस्ट रदरफोर्ड ने एक क्वेश्चन राइज किया था, उसके पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं थी इस चीज़ की, इसीलिए। लेकिन ये बाद में साइंटिस्ट जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनको भी इस चीज़ पे फोर्स किया कि वो रिसर्चेस करें कि इज देयर एनीथिंग प्रेजेंट इन द एटम। फिर फाइनली 1932 में जेम्स चैडविक एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करने में सक्सेसफुल हुआ कि यस, एटम के अंदर एक और फंडामेंटल पार्टिकल है जिस पे चार्ज तो कोई नहीं है, चार्जलेस है, न्यूट्रल है, लेकिन उसके ऊपर मैस है। अंडरस्टैंड? वो एक्सपेरिमेंट उसने कैसे किया था ये आज हम उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखेंगे। उसने एक्चुअली हीलियम के न्यूक्लियाई, ये जो हीलियम है इसे बम्बार्ड किया था बेरिलियम के ऊपर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ स्टूडेंट्स ने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, उनके लिए हम गोइंग टू एक्सप्लेन हीलियम। कोई भी एलिमेंट है, सपोज हमारा एटम है, ये सपोज मैंने एक हीलियम एटम लिया है या एक एलिमेंट लिया है हीलियम। अंडरस्टैंड? इसके हमेशा ये जो चीज़ नीचे लिखते हैं ये इसका होता है एटॉमिक नंबर। अंडरस्टैंड? ये जो चीज़ बेस में लिखी जाती है ये एटॉमिक नंबर, ये जो ऊपर लिखा जाता है ये होता है एटॉमिक मैस। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होते हैं? एक एटम है, उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। सपोज अब हीलियम के नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 2। क्लियर है मेरी बात?
अगर हमें खुद देख के पता चल जाना कि एटम का स्ट्रक्चर न्यूट्रल होता है, एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। अब 2 प्रोटॉन है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2। ये हमें खुद बता देनी बात कि एटम का स्ट्रक्चर न्यूट्रल है। इसमें 2 प्रोटॉन है तो अंडरस्टूड है क्या है ये 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है ये बात। अब ये जो ऊपर लिखा होता है ये होता है मैस नंबर, अंडरस्टैंड। मैस नंबर के ये जस्ट होता है प्रोटॉन, और मैस नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये एक्चुअली डिफिकल्टी आई थी कि जब एटॉमिक नंबर तो नहीं ये हो रहा है सबका प्रोटॉन नंबर, लेकिन जब एटॉमिक मैस लेते थे उसमें जस्ट प्रोटॉन के नंबर लेते थे तो वो सही उनका आंसर नहीं आता था। इसीलिए उन्होंने तब ये उनके माइंड में क्वेश्चन लाया इस वक्त कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिनसे किसी भी एटम का किसी भी एलिमेंट का मैस चेंज होगा। इसका मतलब जब तक हम प्रोटॉन के अंदर न्यूट्रॉन के मैस न्यूट्रॉन नंबर प्लस नहीं करेंगे उनका मैस नंबर नहीं आएगा, अंडरस्टैंड। ये 4 होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हमारे पास प्रोटॉन तो है, हमें पता है नीचे 2 है, न्यूट्रॉन नहीं है हमारे पास, और हमारे पास टोटल मैस भी दिया हुआ है 4 है, सपोज ये 4 दिया हुआ है। इसका मतलब हम एन फाइंड कर सकते हैं। एन को एक तरफ रखें 4 माइनस नीचे वाली 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं 2। अब देखें 2 + 2 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ये बात है ना। ये होते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस को डिटेल से स्टडी किया था। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर भी नहीं पढ़ा, अंडरस्टैंड। इन द सेम वे अब दूसरा एलिमेंट है हमारे पास बेरिलियम। बेरिलियम के नीचे लिखा हुआ है 4, इसका मतलब 4 क्या है उसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। बेरिलियम में कितने प्रोटॉन हैं 2, बेरिलियम में 2 प्रोटॉन है। और बेरिलियम का एटॉमिक मैस 9 है। इसका क्या मतलब है 9 में 9 किसके बराबर है, 9 में से 4 निकालेंगे क्या आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए 9 - 4 इज इक्वल टू 5 इसके क्या है न्यूट्रॉन नंबर। अब यही 5 को अगर मैं 4 में प्लस करूँ तो 9 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है एटॉमिक मैस को डिटरमिन करने के लिए एटॉमिक मैस को फाइंड करने के लिए हमें न्यूट्रॉन्स चाहिए जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे। अब ये जब चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया उसने हीलियम एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अब इस चीज़ को देख लें, अल्फा पार्टिकल्स भी नहीं बोलते हैं हीलियम का, अल्फा पार्टिकल्स क्या है एक्चुअली। अब पहले नंबर पे तो अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से एमिट होते हैं, अब होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा हो जाए वो क्या होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्यों बोलती हैं, क्योंकि एलिमेंट्स जैसे जैसे सपोज मैं इस तरह एक्सप्लेन करती हूँ, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो इसका मतलब क्या है वो एलिमेंट्स बुरे हो गए हैं। जैसे जैसे एलिमेंट्स बुरे होते रहते हैं ओल्ड होते रहते हैं वो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करते हैं। अगर आपको रूटीन लाइफ में इसके एग्जांपल दूँ, घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आपको पता है जब जब एज ज़्यादा होती रहती है बंदे का टेम्परमेंट चेंज होता है, उतना पेशेंट लेवल नहीं रहता बंदे में जितना यंग एज में या अडल्ट एज में होते हैं। बुरे होते हैं उन्हें थोड़ी देर खाना लेट मिल जाए वो क्या हो जाती है नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। ऐसे ही होते हैं ना, क्योंकि उनका एज के साथ उनका टेम्परमेंट चेंज होते हैं। इन द सेम वे अगर इस चीज़ को आप लोग अपने एलिमेंट्स के साथ रिलेट करें, एलिमेंट्स में जब बुरे हो जाते हैं वो अपने अंदर से क्या करते हैं रेडिएशन से मीट करते हैं। उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, क्योंकि वो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करते हैं। अब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं मोस्टली एक्सपेरिमेंट में यूज़ होते हैं रेडियम एंड पोलोनियम। ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये दोनों रेडियो एक्टिव हैं, ये अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते हैं, अंडरस्टैंड। ये आप अल्फा पार्टिकल्स भी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं ये अपने अंदर से हर वक्त हीलियम को एमिट करते हैं, अंडरस्टैंड। हीलियम और अल्फा पार्टिकल एक्चुअली सेम थिंग है, डिफरेंस मैं बताती हूँ। हीलियम एक एलिमेंट है हमारे पास, हीलियम के पास कितने प्रोटॉन हैं 2, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, न्यूट्रॉन अभी कितने हमारे पास कितने हैं 2। यूनिक एलिमेंट है, सबसे इजी एलिमेंट है। एलिमेंट जिसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हों 2 इलेक्ट्रॉन्स हों 2 न्यूट्रॉन्स हों वो क्या होते हैं हीलियम। समझ आई। अब एटम का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं ना, सपोज ये एटम है हीलियम का, इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं, ऐसे ही है ना। हीलियम का एटम है इसके अंदर 2 प्रोटॉन है 2 पॉजिटिव चार्ज मैंने बना दिए, 2 न्यूट्रॉन 2 एंटी। सराउंडिंग में उसके क्या है शेल्स है, शेल्स में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं रिमूव कर दूँ, अगर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं
इन्हें मैं रिमूव कर दूँ, पीछे क्या बच जाएगा, जस्ट हीलियम का न्यूक्लियस। पीछे क्या चीज़ रह जाएगी हमारी, ये चीज़, ये क्या है, जस्ट हीलियम का भी न्यूक्लियस है। हीलियम के इस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अंडरस्टैंड, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। ये बात समझ आइए। ये अब एक्चुअली हमने ये जो हीलियम यूज़ किया, हमने अल्फा पार्टिकल यूज़ किए, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमने ऑलरेडी रिमूव्ड कर दिए। ओके, हमने इसे एक और एलिमेंट है बेरिलियम, उसके ऊपर हिट करना है, टारगेट बनाने हैं। अल्फा पार्टिकल्स पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स होता है, फास्ट मूविंग, तेज से जाने वाले रेडिएशन की तरह होते हैं। जब ये इस चीज़ को हिट करेंगे तो इन दोनों ने हिट करना है कि नई चीज़ बनानी। समझ आई, दो चीज़ें आपस में जैसे फ्यूजन में होता है, दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, आपस में बम्बार करती हैं और एक नई चीज़ बनती है। इन द सेम वे इधर हमारे पास कार्बन बनेगी। अब ये देखिए जरा, हमने रीअरेंजमेंट कैसे करनी है इसकी। हीलियम के पास कितने प्रोटॉन हैं, 2, बेरिलियम के पास कितने हैं, 4, 2 + 4 क्या हो जाएंगे, 6, इधर नीचे आ जाएगा हमारे पास 6। अब ऊपर हीलियम के पास कितनी है, 4, बेरिलियम के पास है 9। इन दोनों ने रीअरेंज होकर अगर काउंट करें तो ये 13 बनते हैं, लेकिन इधर जस्ट कार्बन जो एलिमेंट बन रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 6 था, उसके पास जस्ट कैपेसिटी है 6 और की, वो क्या बना देगा 12। 6 नीचे वाले इन दोनों प्लस किए हैं, 13 बनता है, लेकिन इधर क्या बनेंगे 12, क्योंकि इसके पास जस्ट 12 की कैपेसिटी है। एक जो बच जाएगा वो क्या होगा, अलग से ट्रांसफर हो जाएगा न्यूट्रॉन। यही एक्चुअली जो एक न्यूट्रॉन बचा है जिसके ऊपर, जिसका मास नंबर 1 है, नीचे एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोलते हैं, इसे चार्ज नंबर भी बोलते हैं। इसे क्या होता है, चार्ज नंबर भी बोलते हैं। एक पार्टिकल अमिट हुआ अलग से जिसके ऊपर मास तो है जिसका 1, लेकिन उसके ऊपर चार्ज कोई भी नहीं है। इसका मतलब यही पार्टिकल एक्चुअली है न्यूट्रॉन है, जो कि चार्जलेस है लेकिन उसका कोई ना कोई मास है। क्लियर है ये बात। अब नेक्स्ट इधर देखिए, आपको डायग्राम से बहुत ईजी वे में बता रही हूँ। हीलियम था, उसके पास 2 प्रोटॉन थे, 2 पॉजिटिव चार्ज बनाए, 2 न्यूट्रॉन इधर से देखिए, मैंने अभी फाइंड किया पहले, न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 न्यूट्रॉन बना लिए मैंने। अब नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 4 प्रोटॉन है, 1 2 3 4 प्रोटॉन बना लिए। अब मैंने 9 में से 4 निकाला, कितने न्यूट्रॉन बन रहे हैं, 5, 1 2 3 4 5, मैंने 5 न्यूट्रॉन बना लिए। अंडरस्टैंड। अब इन्होंने रीअरेंज होने, ये पॉजिटिव चार्ज मिलकर आपस में क्या बना लिए, 6 पॉजिटिव चार्ज बना लिए, ये 6 को हमने नीचे लिए। क्लियर है ये, क्योंकि प्रोटॉन नंबर हमेशा हम नीचे लिखते हैं। क्लियर। अब ये जो है ये 7, ये 5 है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 7 है, 7 है, लेकिन इस कार्बन के पास कैपेसिटी कितनी है, जस्ट 6 की है। 6 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे, तो क्या बना देगा, कार्बन का एक एटम बना देगा। अब ये जो एक न्यूट्रॉन बचा है, ये वाला न्यूट्रॉन, ये क्या होगा, अलग से मिट हो जाएगा। इसी तरह ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है कि जब हीलियम को बेरिलियम पे बम्बार्ड किया, कार्बन का एक एलिमेंट तो बना, लेकिन अलग से एक पार्टिकल मिट हुआ जो कि हाईली पेनिट्रेटिंग था, किसी भी चीज़ के अंदर घुस जाता था। हाईली पेनिट्रेटिंग का मतलब कि एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। क्लियर। इस पार्टिकल को उन्होंने, जेम्स चैडविक ने इस पार्टिकल को न्यूट्रॉन का नाम दिया। उसके बाद इसने इस न्यूट्रॉन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया कि न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, एग्जैक्टली इक्वल होते हैं प्रोटॉन के। और जब मास फाइंड किए तो उन्हें पता चला कि मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, एग्जैक्टली प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, कोई भी नहीं, चार्जलेस पार्टिकल होते हैं। और मैं ये जैसे हमने कैथोड और एनोड का देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फिर क्या होगा, न्यूट्रॉन का फिर न्यूट्रल होगा, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में पास कर जाएगा क्योंकि ये चार्जलेस पार्टिकल है। दैट्स ऑल अबाउट न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। योर डायरी इज यू हैव टू लर्न द होल टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, its experimental verification and its properties, and you have to write down on your diary, on your notebooks. Thank you so much. Allah Hafiz.